जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें क्यों डूब ना मरो। करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें हिंदुस्तान का अक़लियतों पर जुल्म इस बात का सबूत है बाकायदा कि कायदे आजम का जो दो कौमी नजरिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था और हमेशा दुरुस्त रहे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाह भाई वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा शर्म से क्या काम। तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। मिले कुवैती दिनार हो ना, एक दिनार हो और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। एक दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देख लिया होगा कि कुवैत के एक शेख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में राम भजन गाया, जो कि आपने क्लिप में सुन भी लिया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुवैत का दौरा तो उनका था ही, आप सभी ने देखी होंगी, बहुत सारी क्लिप्स हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। लेकिन वो सबसे पहले कुवैत में जा कर के जो कुवैत में भारतीय लोग रहते हैं, जो लेबर कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो लोग वहाँ पर रहते हैं, वो सबसे पहले शेख के यानी कि जो वहाँ के ओनर हैं कुवैत के, उनके वहाँ पर ना जा कर के सबसे पहले वो अपने भारतीय लोगों से मिले, उनसे हालचाल पूछे, उनसे पूछा कि तुम्हें कोई यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या कुवैत की जो सरकार है, कुवैत के जो शेख हैं, कुवैत के जो राजा लोग हैं, वो आपको यहाँ पर हर फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और उनका बहुत ही अच्छे से सम्मान किया और कुवैत का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो मोदी जी को दिया गया कुवैत की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ऐसे अवार्ड बहुत सारी जगह से जीत चुके हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, फ्रांस हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है ये सिर्फ पूरी दुनिया में 6 ही लोगों को मिला है, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं जला भुना बैठा है और किस तरीके की बातें कर रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। मेरे साथ सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका की परवाह किए बगैर भारत ने अपनी एयरफोर्स के कई अफसरान को ये सिस्टम ऑपरेट करने की रूस में तरबियत भी दिलवाई है, तो क्या अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगाएगा? क्योंकि पिछले साल रूसी जो दिफाई निज़ाम है वो खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां आयद की थी, आपको याद हो। कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं अभी आपको बताने लगूँ कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। ये एक और बड़ी अचंभे की चीज़ हो गई। मैं पहले शायद गलतफहमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए। डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और NS दोवल साहब भी गए हैं, बिकॉज वो जो पिक्चर्स रिलीज हुई थी उनमें दोनों को नहीं दिखाया गया था जो PM ऑफिस की तरफ से थी। तो आई वाज कंफ्यूज्ड। लेकिन अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे और क्या नाम है उनका, जो NS दोवल साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। अदर दैन दैट अगर मैं सिर्फ यही देखूं कि जो एक तो जिसे कहते हैं ना जो जॉइंट एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है दोनों मुल्कों की तरफ से, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना वो स्टोरीज लिखी गई हैं। और एक तो UN रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है। UN रिफॉर्म्स जो है ना वो कुवैत का मसला नहीं है, इंडिया का मसला है, ठीक है ना जी। सो इट मीन्स कि कुवैत सपोर्ट्स इंडियाज मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसीलिए वो कहते हैं कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्रेडिबल एंड इफेक्टिव, वो कहते हैं हम इंडिया क्रेडिबल है और वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव भी हैं बिकॉज हम ग्लोबल साउथ की कहानी सुना रहे हैं आपको, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है वो हुई है। देन
अब देखें ना, ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, ये काम इंडिया वहां पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन इंडिया ने जो I2U2 और बहुत सारे और जो एग्रीमेंट्स किए, उन सब के अंदर अगर आप जाके देखें तो उन सब के अंदर उन्होंने अब जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कंपनीज को, इजरायली अमाराती कंपनी को ऑलरेडी खींचा। तो उन्होंने कहा देखें जनाब, हमने तो वहाँ पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज सारे अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड, ये फूड मंगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं, इंडिया कहते हैं जी आप हमसे मांगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है। आई होप कि वो उसमें वो जो जिसे कोशिश करेंगे, बट द क्वेश्चन रिमेंस कब शुरू करेंगे, कब ये होगा। ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है कि साथ में उन्होंने टेररिज्म का भी लिंक कर दिया है। जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया और कुवैत कहते हैं जी कि हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हर शक्ल में कंडेम करते हैं, हर लिहाज से कंडेम करते हैं। ठीक है जी, और उसकी जो टेररिज्म की कोई शक्ल, मैनिफेस्टेशन या कोई चीज़ ऐसी जो है वो उसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, दिस एंड दैट, जो भी मतलब एक अप्रोच जो ली जाती है। तो इंडिया जब भी टेररिज्म का लिंक करता है तो वो अमूमन पाकिस्तान के साथ ही कर रहा होता है। ठीक है जी, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इंडिया की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। ठीक है जी, मींस कि इंडिया एंड कुवैत जो है वो कंडेम करते हैं पाकिस्तान के यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्या ये मतलब है फिर इसको इस तरह लिया जाए? जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो तो इंडियंस की है, तो इंडियंस जो है वो अपनी डेफिनेशन जो है उसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। अब देखें जो जॉइंट स्टेटमेंट का पैरा 11 है, उसमें एक आया जी कि हम टेररिज्म की ऑल फॉर्म्स मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किसका डिप्लोमेटिक वर्ड है? ठीक है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किसका डिप्लोमेटिक वर्ड है? हम तो नहीं, अब जारी बात अरब ममालिक है, हम नहीं बोल सकते, हमारी लीडरशिप की बड़ी सेंसिटिविटीज हैं, हम उनसे बड़ी सपोर्ट लेते हैं, तो हम तो इस पे भी साइलेंट हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। फाइनेंसिंग जी, टेररिज्म के फाइनेंसिंग नेटवर्क्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाई कहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? ठीक है जी, सो अब जारी बात है, आप पाकिस्तान ही जाएंगे वहां पे और उनको समझाएंगे कि कॉन्ट्र टेररिज्म ऑपरेशंस ये वो सारा बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहूंगा, दुनिया सारी ये सोच रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर असले की या उधर डिफेंस के लिए जो है ना उधर डील करने गए हैं। हो रहा होगा, ऐसा भी होगा कि वो डिफेंस के सिलसिले में उधर गए होंगे कुवैत में, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा माइंड काम करता है, मैं अपने ज़हन से आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान रशिया से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, बहुत बड़े लेवल पे लेता है। और उसका अभी उधर जंग चल रही थी रशिया के बीच में, तो उसने हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को डिस्काउंट रेटों पे पेट्रोल देना शुरू किया। देखिए, जिसमें जुर्रत थी, जिसमें पावर थी, उन्होंने तो पेट्रोल लेके दिखाया। जिसमें जुर्रत और पावर नहीं थी वो पेट्रोल नहीं ले सके, जो अमेरिका के गुलाम है या दुनिया की और बड़ी कंट्रियों के गुलाम है, वो पेट्रोल नहीं ले सके। लेकिन हिंदुस्तान डिस्काउंट रेट पे अपनी आवाम को फायदा देते रहे, उनसे पेट्रोल लेते रहे। फिर उनके भी, रशिया के भी कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए, उन्होंने पेट्रोल के रेट थोड़े से बढ़ाए। देखें जो सब दुनिया की किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, जहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, वहाँ पे पूरे मुल्क में महंगाई आ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, पेट्रोल की वजह से उसको प्राइस में फर्क पड़ता है, वो महंगी हो जाती है चीजें। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली हिंदुस्तान में भी ना पेट्रोल भी थोड़ा सा महंगा हुआ है, उधर के डॉलर का रेट भी ऊपर गया और उधर महंगाई का भी सिलसिला जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब मैं आऊंगा अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। मेन मुद्दा ये है जो मुझे लगता है कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। देखिए, वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े,
उनके ट्रैवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना